अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फिफ्थ लेक्चर। आज के लेक्चर से पहले हम देख लेते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या चीजें कवर की थी, उसका एक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था जी एन ओवरव्यू ऑफ एमडीए कॉन्सेप्ट्स। एमडीए कॉन्सेप्ट्स का हमने ओवरव्यू देखा था। इसमें हमने मॉडल को सबसे पहले देखा था। हमने बात की थी कि मॉडल क्या होता है जी। मॉडल हमारे पास होता है जी एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बिहेवियर। यानी हमारा मॉडल जो होता है वो एब्स्ट्रैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो हमारा एक्चुअल सिस्टम होता है, उसको उसके बिहेवियर फंक्शन वगैरह उसका स्ट्रक्चर वगैरह डिफाइन कर रहा होता है। एमडीए मॉडल्स आर यूजुअली डिफाइंड इन यूएमएल। हमने देखा था कि जो एमडीए के मॉडल्स होते हैं, मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर के जो मॉडल होते हैं, वो अक्सर औकात किस में डिफाइन किए जाते हैं जी, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में। इसके बाद हमने देखा था जी प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म क्या होता है जी, वेल डिफाइंड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर था हमारे पास जी, इंक्लूडिंग इट्स रन टाइम सिस्टम कैन आल्सो बी अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन। ये क्या था जी, हमारे पास आर्किटेक्चर था, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर था, और इसमें एक इसकी रन टाइम इन्वायरमेंट थी। उसके अलावा ये दूसरी एप्लीकेशंस के लिए एज अ प्लेटफॉर्म यूज हो रहा था। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि जी प्लेटफॉर्म कैन बिल्ड ऑन ईच अदर। फॉर एग्जांपल एन इंटेल पीसी इज अ प्लेटफॉर्म फॉर लिनक्स। यानी इंटेल पीसी क्या यूज हो रहा था, लिनक्स के लिए प्लेटफॉर्म यूज हो रहा था। इसके अलावा हमने एक और एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया था एज अ वो हमारे पास था एज अ प्लेटफॉर्म, हम उसे यूज कर रहे थे दूसरी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। इसके बाद हमने देखा था जी यूएमएल प्रोफाइल्स। यूएमएल प्रोफाइल्स क्या थी? यूएमएल प्रोफाइल्स आर द स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉर एक्सपेंडिंग द वोकैबुलरी ऑफ यूएमएल। यानी ये हमारे पास स्टैंडर्ड मैकेनिज्म था एक यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो हमारे पास थी उसकी वोकैबुलरी को एक्सटेंड करने का। इसमें क्या था जी, ये लैंग्वेज क्या कंटेन कर रही थी, ये इसमें कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे थे। बेसिक यूएमएल के कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया था थ्रू किसके थ्रू, जैसे हमारे पास होती थी क्लासेस वगैरह होती थी और उनमें एसोसिएशन वगैरह जो होती थी, मॉडलिंग रूल्स कंस्ट्रेंट वगैरह जो होते थे यूएमएल को यूज करने के लिए। ये चीजें हमने किस में देखी थी, ये हमने यूएमएल प्रोफाइल्स में डिस्कस की थी। उसके बाद ओवरव्यू, एमबीए के ओवरव्यू में क्या आ जाता था, पीआईएम और पीएसएम। इसको हमने देखा था। पीआईएम क्या था जी, हमारे पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल था। इसमें हम प्रॉब्लम डोमेन को कर रहे थे एड्रेस, प्लेटफॉर्म को सोचे बगैर, यानी प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट होकर हम सिर्फ प्रॉब्लम डोमेन को एड्रेस कर रहे थे इसमें। यानी ये जो हमारा मॉडल था ये किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए हम डिजाइन नहीं कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास क्या था, पीएसएम था। पीएसएम हमारे पास किसी स्पेशल प्लेटफॉर्म के लिए, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए हम डिजाइन करते हैं और उससे कोड जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि अगर कोरबा का हमने मॉडल बनाया, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल बनाया, तो उससे हम कोरबा का कोड भी जनरेट कर सकेंगे। इसमें हमने बात की थी कि जी पीआईएम से पीएसएम में जाना तो आसान है, मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन से हम इजीली जा सकते हैं। जबकि हमने ये देखा था कि जी पीएसएम से पीआईएम में वापस जाना एक कदरे मुश्किल टास्क था और बाद केसेस में ये इम्पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि इसमें हमें मैनुअल काम करना पड़ रहा था, इंटेलेक्चुअल वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा था और एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड थी हमारे लिए। ये चीजें हमने सारी कहाँ देखी थी, ये हमने सारा कुछ जो एमडीए के कॉन्सेप्ट्स का ओवरव्यू था उसमें हमने सारा कुछ डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था जी आर्किटेक्चर सेंट्रिक एमडीएसडी, मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें क्या हो रहा था जी, ये हमारी एम कर रही थी हमारी डेवलपमेंट को एफिशिएंट बनाने के लिए, हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, इनहेंस करने के लिए, और रीयूजेबिलिटी पर ये वर्क कर रही थी। यानी ये आर्किटेक्चर किस चीज का बना रही थी, ये आर्किटेक्चर बना रही थी सॉफ्टवेयर सिस्टम फैमिलीज से, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग यूनिक प्रोडक्ट।
तो इसमें क्या हो रहा था कि हम थोड़ी-थोड़ी चेंजेस करके, यानी एक हमने बेसिक अपना आर्किटेक्चर बना लिया था, उसमें हम थोड़ा-सा एडिशन करके एक प्रोडक्ट बना लेते थे। फिर उसी जो स्ट्रक्चर था हमारा बेसिक, उसमें थोड़ा एडिशन करने के बाद दूसरी प्रोडक्ट बना रहे थे। यानी इससे सॉफ्टवेयर सिस्टम फैमिलीज़ बनाई जा रही थी इंस्टेड ऑफ किसी यूनिक प्रोडक्ट के लिए हमने इसको डिज़ाइन नहीं किया था। इसमें हमने फिर 2 चीज़ें देखी थी कि इसकी प्रिंसिपल में एप्लीकेशन और जनरेटिव आर्किटेक्चर। जनरेटिव आर्किटेक्चर क्या था जी? वो कोड को जनरेट कर रहा था। कैसे जी? हमारे पास आर्किटेक्चर सेंट्रिक यूएमएल प्रोफाइल थी, जिसे हम डीएसएल भी बोल रहे थे। इसकी मदद से और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट जो हमारा प्लेटफॉर्म था, इसकी मदद से जनरेटर टेम्पलेट क्या कर रहा था जी? मॉडल टू कोड ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहा था। जो डीएसएल में हमने देखा था कि हमने डीएसएल की मदद से, यानी यूएमएल प्रोफाइल की मदद से क्या बनाया था? एप्लीकेशन का सेंट्रिक डिजाइन बनाया था, मॉडल बनाया था। वो मॉडल को यूज करते हुए और जनरेटर टेम्पलेट को यूज करते हुए क्या हमने चीज ड्राइव की थी, ऑटोमेट की थी? हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कोड देखा, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर कोड को ऑटोमेट किया था, ऑटो जनरेट किया था। और उसमें साथ ही थोड़ा सा हमें मैनुअल वर्क करना पड़ा था, वो बिजनेस लॉजिक कोड से रिलेटेड, वो हमने मैनुअली किया था। उसके बाद हमने देखा था जी आर्किटेक्चर सेंट्रिक डिजाइन। ये क्या था जी? ये बेसिकली हमारे पास था यूएमएल प्रोफाइल ही थी हमारे पास, और इसमें वही कॉन्सेप्ट था आर्किटेक्चर वाला कि ये सॉफ्टवेयर सिस्टम फैमिलीज के लिए डिजाइन किया जाता है प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट होकर, और एब्स्ट्रैक्शन होती है हमारे पास इसमें। उसके बाद हमने देखा था जी डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट प्रोसेस में हमने देखा था कि कैसे डेवलपमेंट हो रही है, कैसे कौन कौन से मेथडोलॉजीज यूज की जा रही हैं। हमने देखा था कि जी कोई मुनासिब जो है मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और हमने देखा था कि जो एमबीए का जो अटेंशन है वो इस पर फोकस नहीं कर रही। एमबीए कर रहा है जी आर्किटेक्चर को फोकस कर रहा है बजाय इसके एप्लीकेशन के। उसके बाद हमने देखा था जी प्रॉपर्टीज ऑफ आर्किटेक्चर सेंट्रिक एमडीएसटी। इसमें हमने देखा था सॉफ्टवेयर सिस्टम फैमिलीज इंस्टेड ऑफ यूनिक आइटम, आर्किटेक्चर सेंट्रिक डिजाइन। हमने फॉरवर्ड इंजीनियरिंग को डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मॉड्यूलराइजेशन ऑन दी। उसके बाद देखा था जी हमने सोर्स कोड जनरेशन विदाउट एक्सप्लिसिट यूज ऑफ टारगेट मेटा मॉडल, नो 100% जनरेशन हमने देखा था। उसके अलावा हमने देखा था जी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बिकम्स मैनेजेबल। ये सारी चीजें हमने कहाँ देखी थी? ये इसकी हमने प्रॉपर्टीज में देखा था आर्किटेक्चर सेंट्रिक मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ये हमारा था लास्ट लेक्चर का रिव्यू। ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। अब चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ, यानी लेक्चर नंबर 5 की तरफ। आज हम अपने लेक्चर में, यानी एमडीएसटी के लेक्चर नंबर 5 में क्या देखेंगे जी? केस स्टडी देखेंगे, टिपिकल वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड। उसके इसमें हम देखेंगे जी एप्लीकेशन डेवलपमेंट देखेंगे, एक्सएमआई देखेंगे, एप्लीकेशन की एग्जांपल को हम देखेंगे। उसके अलावा एमडीएसटी टूल देखेंगे। उसके बाद हम क्या इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे जी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को हम देखेंगे। इसमें हम डोमेन, मेटा मॉडल, स्टैटिक सिमेंटिक्स, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, फॉर्मल मॉडल और प्लेटफॉर्म को थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं। ये अपने आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जी कैसे स्टार्ट होता है जी? एन आइटरेशन इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट begins with the creation or extension of an application design. In this example using a UML tool, यानी जो अब हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं उसमें कौन से टूल को यूज करते हुए हम कर रहे हैं जी? UML टूल को। वो बता रहे जी जैसे ही हमारी डेवलपमेंट बिगन होती है तो इसका जो है ना आइट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम डिजाइन फेज में चले जाते हैं। इस एप्लीकेशन के डिजाइन को हम आगे अपनी एग्जांपल में अच्छे से डिस्कस करेंगे यूजिंग यूएमएल।
यूएमएल के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे, जो हमने यूज केस डायग्राम एक बना रखी है कार रिजर्वेशन सिस्टम की। अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं एक्सएमआई क्या है। एक्सएमआई बेसिकली स्टैंड फॉर द एक्सएमएल मेटा डाटा इंटरचेंज। ये चीज क्या है, इसको देख लेते हैं जी। XMI is an object management group standard for exchanging metadata information via extensible markup language, जिसे आप XML कहते हो। It can be used for any metadata whose meta model can be expressed in meta object facility, जिसको आप अक्सर बेशतर क्या कहते हो, MOF, जो हमारे पास मेटा ऑब्जेक्ट फैसिलिटी होती है। अच्छा, उससे पहले एक और हमारे पास आ गया, ऑलमोस्ट ऑल यूएमएल टूल्स सपोर्ट एक्सएमआई विच इज एन इंटरऑपरेबल एक्सपोर्ट फॉर्मेट। अच्छा जी, एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं, एग्जांपल को देख लेते हैं कि उसमें क्या कुछ डिस्कस किया गया है, कैसे हमारी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर बनाया गया है। अच्छा जी, ये हम अपनी एप्लीकेशन की एग्जांपल देख लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है। The example describes the development of an information system for a car sharing company। यानी कि एग्जांपल, इस एग्जांपल में हम क्या चीज डिस्कस करने जा रहे हैं जी, हम इसमें एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। किस चीज से रिलेटेड हमारा ये इंफॉर्मेशन सिस्टम बना हुआ है जी, ये हमारे पास कार शेयरिंग कंपनी है एक, और वो कार शेयरिंग का बिजनेस करती है, यानी कार को रिजर्वेशन वगैरह जो होती हैं हमारे पास, वो उनको डील करता है ये हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम। देख लेते हैं जी, मेन पर्पस ऑफ दिस सिस्टम इज द इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूशन ऑफ कार रिजर्वेशन थ्रू कॉल सेंटर एजेंट। यानी इसका मेन पर्पस क्या है जी, एक हमारे पास कॉल एजेंट बैठा हुआ है, उसके पास हमने टेलीफोन रख दिया है। जो मेन पर्पस है कि कार को रिजर्वेशन रिजर्व करना अपनी कार को, यानी अपने लिए उसको रिजर्व करके रख देना। कैसे हम रिजर्व करेंगे जी, इलेक्ट्रॉनिकली रिजर्व होगी। हम अपने घर से कॉल करेंगे, किसको, कॉल एजेंट को कॉल करके हम बताएंगे कि भाई आज या जो भी स्पेसिफिक डेट होगी उसके लिए मुझे आपकी कार चाहिए, उसको मेरे लिए रिजर्व कर दें आप। The architecture of the car sharing application is a classic three-tier architecture। हमारे पास ये जो आर्किटेक्चर बना हुआ है जी, हमारे पास 3 tier आर्किटेक्चर है इस एप्लीकेशन का, consisting of a presentation layer, प्रेजेंटेशन लेयर पर मुश्तमिल है जी, प्रोसेस लेयर इसमें, एंड आ परसिस्टेंट लेयर, और परसिस्टेंट लेयर, यानी ये 3 चीजों का मजमूआ है। 3 tier आर्किटेक्चर किस पर कंसिस्ट कर रहा है जी, प्रेजेंटेशन लेयर पर, प्रोसेस लेयर पर, और परसिस्टेंट लेयर पर। द परसिस्टेंट लेयर यूजेस द एमवीसी पैटर्न, यानी मॉडल व्यू कंट्रोल का पैटर्न को यूज करते हुए हमने डिजाइन करना है जी प्रेजेंटेशन लेयर को। The process layer offers the presentation layer's controller stateless transactional services in the form of methods on process objects। जो हमारे पास प्रोसेस लेयर है जो प्रेजेंटेशन लेयर को क्या करेगी जी, कंट्रोल प्रोवाइड करेगा थ्रू मेथड, प्रोसेस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, मेथड्स को कॉल करते हुए। These process objects allow controller to read the view relevant data and to store newly received data। अच्छा, ये प्रोसेस ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं जी, कंट्रोलर को फैसिलिटेट कर रहे हैं किस चीज में, रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने में। यानी जो हमारे पास डाटा पड़ा है उसको हमारा कंट्रोलर रीड कर सकता है और राइट कर सकता है। राइट कैसे कर सकता है जी, जो हमारा न्यूली स्टोर्ड रिसीव्ड डाटा होगा उसको भी देख सकता है। The persistent layer possesses a persistent business object model that is implemented using Java Entity Beans। अच्छा, persistent layer में हमारे पास क्या आ जाता है जी, persistent layer में हमारा ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है, ये जो बिजनेस मॉडल चल रहा है, उससे रिलेटेड चीजें हम इम्प्लीमेंटेशन वगैरह किधर आ जाएंगी जी, हमारे persistent layer में आ जाएंगी।
persistent is handled by the CMP. CMP क्या है जी? कंटेनर मैनेज persistence मैकेनिज्म को यूज करते हुए जी इन कॉम्बिनेशन विद एन एसक्यूएल डेटाबेस। यानी इसमें क्या आ गई, हमारी डेटाबेस भी इन्वॉल्व हो गई है, क्योंकि जाहिर बात है जो रिकॉर्ड होगा वो कहाँ स्टोर होगा, वो डेटाबेस में स्टोर होगा। द क्रिएशन ऑफ द car sharing application design in the form of a PIM is conducted with the help of our design language, basically UML profile होती है जी हमारे पास, which describes architecture concept। हम क्या करें जी, हमने ये इस तरह एप्लीकेशन को डिजाइन कर लिया, कार शेयरिंग एप्लीकेशन का डिजाइन। कैसे हमने डिजाइन किया जी, किस लेवल पर हमने डिजाइन किया, ये हमने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल के लेवल पर किया है। यानी हमने क्या किया, इसको इसमें हमने सिर्फ इसकी जो प्रॉब्लम डोमेन थी उसको एड्रेस किया है। हमने ये नहीं कहा कि हम कौन सी लैंग्वेज में या कौन से टेक्नोलॉजी वगैरह प्लेटफॉर्म पर इसको यूज करने जा रहे हैं, ये चीजें बाद में आने वाली हैं। इसका फिगर देख लेते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पर इसकी फिगर है, उससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास डायग्राम आ गई है जी, यूज केस डायग्राम है। ये हमारे कार शेयरिंग सिस्टम जो था उसकी हमने यूज केस डायग्राम बना दिया। जो हमने सारी कहानी पिछली स्लाइड में बयान की है, वो सारी कहानी कैसे हमने इम्प्लीमेंट करने है उसको ये इस पिक्चर में, सॉरी इस डायग्राम में आपको ये दिखाया गया है, यूज केस डायग्राम में। कार शेयरिंग कंपनी की एग्जांपल के बाद हमारे पास आ जाते हैं जी MDST टूल्स, यानी मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो टूल्स वगैरह भी जाहिर बात है यूज हो रहे हैं, कैसे उनको अप्लाई करना है ये देख लेते हैं जी। टू अप्लाई आर्किटेक्चर सेंट्रिक मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन प्रैक्टिस वी नीड अ UML मॉडलिंग टूल एंड एन MDST जनरेटर। यानी अगर वो जो हमारे पास आर्किटेक्चर सेंट्रिक मॉडल डेवलपमेंट थी, उसको अगर हमने प्रैक्टिकल वर्क पे लेकर आना है तो उसको हमें क्या चीज की जरूरत है जी, हमारे पास यूएमएल मॉडलिंग टूल होना चाहिए और मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जनरेटर हमारे पास होना चाहिए, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, कोड को ड्राइव करेंगे, कोड को जनरेट करेंगे। The UML tool must be able work with UML profiles for UML language extensions। यानी जो हमारा UML का टूल है वो इस काबिल होना चाहिए कि जो हमने UML की प्रोफाइल्स बना रखी हैं UML लैंग्वेज एक्सटेंशंस के लिए, उनको उनके साथ काम कर सके। यानी वो जो हमारे यूएमएल प्रोफाइल में क्या चीजें थी, हमारे कंस्ट्रेंट्स वगैरह थे, उसमें हमने क्लासेस वगैरह डिफाइन जो कर रखी थी, एसोसिएशन वगैरह थी, ये चीजें, इन चीजों को यानी यूएमएल टूल में ये काबिलियत होनी चाहिए कि उन चीजों के साथ कोऑपरेटिवली वर्क कर सके। इसके बाद क्या आ जाता है जी, हमारे पास जनरेटर टूल मस्ट रीड द मॉडल प्रोवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव यूएमएल टूल एंड यूज देम एज इनपुट फॉर जनरेशन। जो हमारा जनरेटर है, MDST जनरेटर जो है टूल है हमारे पास, उसको क्या करना चाहिए जी, उसके लिए जरूरी है कि वो UML टूल ने जो उसको मॉडल प्रोवाइड किए हैं उसको रीड कर सके, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सके, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सके और उनको क्या करे जी, उनको एज अ इनपुट यूज करे, किसके लिए, अपने कोड को ऑटो जनरेट करने के लिए। यानी क्या हो रहा है इसमें, जो हमने मॉडल बना रखे हैं UML टूल की मदद से, जो हमने मॉडल बनाए थे उसको कौन यूज कर रहा है जी, उसको जनरेटर यूज कर रहा है। हमारा मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जनरेटर यूज करते हुए उनको एज अ इनपुट यूज करके क्या कर रहा है जी, हमें आउटपुट में वो क्या दे रहा है, हमें कोड दे रहा है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जी, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में हम देख लेते हैं सबसे पहले डोमेन को। डोमेन क्या होती है? The starting point in MDST is always a domain।
जैसे हम बार बार जिक्र करते आ रहे हैं कि हमारा एमडीएसटी का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है जी, हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल में हम क्या कर रहे होते हैं जी, हम डोमेन रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस कर रहे होते हैं। यानी डोमेन क्या है हमारा, बेसिक ये हमारा एमडीएसटी का स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस टर्म डिस्क्राइब्स अ बाउंडेड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और नॉलेज। यह जो डोमेन है, ये टर्म जो हम यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली है क्या चीज की, ये बाउंड्री फील्ड ऑफ ट्रस्ट, इंटरेस्ट और नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही है। डोमेन कैन बी कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर सब डोमेन, यानी एक डोमेन जो है वो एक से ज्यादा छोटी जो सब डोमेन से मिलकर भी बन सकती है। इसमें देख लेते हैं जी, टू काइंड्स ऑफ सब डोमेन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। जैसे दो तरह के सब डोमेन को डिस्टिंग्विश किया गया है, वो देखते हैं जी। एक हमारे पास क्या है जी, टेक्निकल सब डोमेन्स है। उसमें हम देख लेते हैं कि टेक्निकल सब डोमेन में क्या काम हो रहा है, क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है। Technical subdomains describe single part or aspect of an entire system for which a specialized modeling language is appropriate. यानी टेक्निकल सब डोमेन में क्या हो रहा है जी, एक किसी हमारे सिस्टम के किसी एक पार्ट को एक एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि उसके लिए हम बता रहे हैं कि कौन सी मॉडलिंग लैंग्वेज जो है वो उसके लिए बेहतर रहेगी हमारे पास। टिपिकल एग्जांपल इंक्लूड GUI लेआउट एंड परसिस्टेंस। एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है जी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेआउट हमारे पास आ जाती है, और परसिस्टेंट जो हम देख रहे थे पहले उसमें कार शेयरिंग कंपनी में, परसिस्टेंट क्या था हमारे पास, बिजनेस ऑब्जेक्ट मॉडल था। दूसरी चीज हमारे पास क्या आ जाती है जी, a comprehensive system can be broken down into partitions or content increments। यानी एक जो सिस्टम बना हुआ है उसको हम क्या करते हैं जी, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जा सकता है, पार्टीशन उसकी की जा सकती हैं, उसके मॉड्यूल्स बनाए जा सकते हैं। इन एन इंश्योरेंस डोमेन फॉर एग्जांपल, पार्टीशन could be defined for single section or product types। अच्छा, इसमें क्या बात की गई है जी, इंश्योरेंस डोमेन को लेकर एक एग्जांपल दी गई है, जो हमारे व्हीकल वगैरह की इंश्योरेंस होती है, उसका हमें आइडिया है अच्छा खासा, उसको ही हम लेकर चल रहे हैं। उसमें क्या कहा गया जी, सिंगल सेक्शन और प्रोडक्ट टाइप्स को कैसे पार्टीशन की फॉर्म में डिफाइन किया गया है जी, सच एज लाइफ, व्हीकल, लाइबिलिटी एंड सो ऑन। यानी वो जो चीजें थी इकट्ठी हुई थी, उनको सिस्टम बना हुआ था, उनको हमने क्या कर दिया, छोटी छोटी पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, मॉड्यूल्स बना दिए उनके। डोमेन के बाद हम देख लेते हैं जी मेटा मॉडल को। मेटा मॉडल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। The meta model compasses the abstract syntax and the static semantic of a language and is an instance of the meta model। ये क्या होता है, ये बेसिकली हमारी जो लैंग्वेजेस यूज हो रही है मॉडलिंग में, उनके सिंटैक्स को, उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, और वो जो स्ट्रक्चर मीनिंग कन्वे कर रहा होता है उसको जो है ये हमें बताता है कि ये जो हम मॉडल यूज कर रहे हैं इसमें क्या चीजें कैसे काम कर रही हैं, यानी उनको मीनिंगफुल बना रहा होता है। और ये खुद क्या है जी, ये खुद मेटा मेटा मॉडल का इंस्टेंस है। A meta model describe concept that can be used for modeling the model। वही बात आ गई जी, जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं मॉडल में मॉडलिंग करते हुए, उनको क्या करता है जी, मेटा मॉडल डिस्क्राइब करता है। यानी उनका जो स्ट्रक्चर है या उनका स्टैटिक सिमेंटिक्स वगैरह हैं, वो कहाँ पर डिफाइन हो रहे होते हैं, ये वो मेटा मॉडल में हम डिफाइन कर रहे होते हैं। For people defining meta model, it defines the language used to do so। For tool integrators, the meta model is even more important since it is the basis for integration among meta models। जो हमारे इंटीग्रेटर्स होते हैं जी, टूल इंटीग्रेटर्स होते हैं,
उनके लिए मेटा मॉडल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किससे? मेटा मॉडल से, क्योंकि वो सारा जो उनका काम है और सारी चीज़ें जो फंक्शनैलिटीज़ वगैरह वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वो किसके थ्रू कर रहे हैं? वो मेटा मॉडल के थ्रू कर रहे हैं। While the concrete syntax of a language such as Java specifies what a parser for the language accept, and abstract syntax merely specify what the language structure looks like. अच्छा, ये सारी चीजें उसी मेटा मॉडल में आ रही हैं, और जो इसका बेसिक चीज है ना, जो सारे का हम कह लेते हैं कि आउटकम या इसका निचोड़ है, वो क्या है जी? ये बेसिकली जो हम मॉडलिंग कर रहे हैं मॉडल्स के थ्रू, ये जो मॉडलिंग हो रही है उसमें ये बता रहा है कि ये चीज जो है ये उसका सिंटैक्स बता रहा है, और बता रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इवेंट कॉल हो रहा है तो इवेंट का जो सिंबल है वो किस में आ जाएगा? हमारे पास मेटा मॉडल में आ जाएगा। कोई मेथड कॉल हो रहा है, मेथड को यूज कर रहे हैं हम, तो वो किस में आ जाएगा? वो हमें कौन बता रहा है कि वो हमें मेटा मॉडल बता रहा है सारी चीजें। मेटा मॉडल के बाद हमारे पास आ जाता है जी स्टैटिक सिमेंटिक्स। स्टैटिक सिमेंटिक्स क्या है जी? स्टैटिक सिमेंटिक्स ऑफ अ लैंग्वेज डिटरमाइन इट्स क्राइटेरिया फॉर वेल फॉर्म्डनेस। यानी जो हमारी लैंग्वेज होती है कोई भी, उसको वेल फॉर्म्डनेस का जो क्राइटेरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं जी? स्टैटिक सिमेंटिक कहते हैं। अ टिपिकल एग्जांपल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज द रूल दैट वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड। अच्छा, इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं जी। स्टैटिक सिमेंटिक क्या है जी? स्टैटिक सिमेंटिक defines which syntactically valid sentence have a meaning। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास है सिमेंटिक्स, क्या है सिमेंटिक्स? रिलेट टू मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस दैट हैज नो स्टैटिक सिमेंटिक एरर्स। ये सारी चीजें हम किस में आ जाती थी? हमारे स्टैटिक सिमेंटिक में आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है जी? उसके बाद है हमारे पास डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस। domain specific languages can notion of domain specific language DSL serves the purpose of making the key aspect of a domain but not all of its conceivable contents formally expressible and modelable। डीएसएल हमारे पास क्या है जी? बेसिकली ये सर्व करता है जी पर्पस को, किसकी? मेकिंग की एस्पेक्ट्स ऑफ डोमेन। डोमेन के जो की एस्पेक्ट्स हम बना रहे होते हैं उनकी पर्पस को हमारे पास सर्व कौन कर रहा होता है? डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज सर्व कर रही होती है, बट नॉट ऑल ऑफ इट्स कंसीवेबल कंटेंट। यानी जो उसका कंसीवेबल कंटेंट होता है, काबिल फहम चीजें होती हैं, उन सारों को जो है सिर्फ डीएसएल में सब कुछ नहीं आ जाता। फॉर्मली एक्सप्रेसिबल एंड मॉडलेबल, यानी कि इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, या हम इसको मॉडलिंग लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं मॉडल्स को मजीद क्लैरिफाई करने के लिए, उनसे मीनिंग्स गेट करने के लिए हम डीएसएल को यूज करते हैं। डीएसएल के बाद हमारे पास आ जाते हैं जी फॉर्मल मॉडल्स। फॉर्मल मॉडल्स क्या होते हैं जी? फॉर्मल मॉडल्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑटोमेटेड ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी ऑटोमेटेड ट्रांसफॉर्मेशंस जो होती हैं, जो हम मॉडल से कोड को जनरेट कर रहे होते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करते हुए, वो क्या होता है जी? हमारे पास फॉर्मल मॉडल जो होते हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। इवन अ प्योरली इंटरप्रिटेटिव अप्रोच रिक्वायर्स अ फॉर्मल मॉडल। यानी इंटरप्रिटेटिव अप्रोच को भी हमारा जो है फॉर्मल मॉडल की जरूरत होती है, क्योंकि फॉर्मल मॉडल के अलावा वो सर्वाइव नहीं कर सकती। A formal model needs a DSL domain specific language and is thus obviously connected with the respective domain। अच्छा, फॉर्मल मॉडल को क्या किस चीज की जरूरत है जी? हमारे पास डीएसएल की डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज की जरूरत है, और जी किसके साथ कनेक्टेड होता है जी? ये अपनी डोमेन के साथ कनेक्टेड होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या है जी? वेल डिफाइंड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग इट्स रन टाइम सिस्टम कैन आल्सो बी अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन। अच्छा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ा था। ये क्या होता है जी?
ये आर्किटेक्चर है हमारे पास, और इसमें अपने एक रन टाइम सिस्टम होता है, और इसके ऊपर हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स को बना सकते हैं। यानी एक प्लेटफॉर्म जो है उस पर दूसरे एप्लीकेशन वगैरह को हम बना सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखी थी अपने कि हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, उसको हम एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं किस चीज़ के लिए, दूसरी एप्लीकेशंस वगैरह को रन करने के लिए। हार्डवेयर हमारे पास क्या होता है जी, पीसी की हमने एग्जांपल देखी थी, उसमें हमारा कंप्यूटर जो था वो हमारा हार्डवेयर था, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो हमारा सॉफ्टवेयर था। ये इन दो चीज़ों को प्लेटफॉर्म बनाकर हम क्या कर रहे थे जी, दूसरी एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहे थे और उनको रन कर रहे थे।